जय हिंद। स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारी एक और क्लास में। तो बच्चों आज की क्लास में हम आपको बताएंगे इकोनॉमिक्स। जैसा कि आपका जो आर्ट्स सब्जेक्ट से जो बच्चे हैं उनका सबसे पहला और जो पेपर है वो है आपका इंग्लिश का, और इंग्लिश के बाद जो सेकंड पेपर है आपका वो है इकोनॉमिक्स का। तो यहाँ पे आज की वीडियो में हम आपको इकोनॉमिक्स के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं उन सारे क्वेश्चनों को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। और फर्स्ट चैप्टर से लेके और लास्ट चैप्टर तक जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं इस वीडियो में हम सभी को कवर अप करने वाले हैं। तो फटाफट वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके से हम आपके लिए और भी बाकी सब्जेक्ट के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, खालिस्तान हैं और भी जितनी चीज़ें हैं वो सब हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो यहाँ पे वीडियो को फटाफट आप शेयर कर दीजिए, बिल्कुल भी देर मत कीजिए वीडियो को शेयर करने में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को भी दबाइए। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं कि कहाँ से आपको क्वेश्चन बनने वाले हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको इसकी पीडीएफ के लिए भी मैं बता दूंगा वीडियो के लास्ट में कि पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगी, तो वहाँ से आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले चैप्टर की बात करें तो आपका जो सबसे पहला चैप्टर है वो है व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय। इस चैप्टर से आपको एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा, एक लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा जो कि 2 मार्क्स का होगा, और एक लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा जो कि आपका 3 मार्क्स का होगा। यानी 1 अंक का एक क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से, 2 अंक का एक क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से, और 3 अंकों वाला एक क्वेश्चन आएगा। साथ ही साथ 4 अंकों का इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, और टोटल इस चैप्टर से जो क्वेश्चन नंबर्स का पेपर आएगा वो आएगा आपका 6 मार्क्स का। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है। तो आपको यहाँ सूक्ष्म अर्थशास्त्र बताना है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का मतलब होता है यहाँ पे व्यष्टि अर्थशास्त्र। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का तात्पर्य होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का अध्ययन, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन, कुल राष्ट्रीय आय का अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी छोटी इकाइयों का अध्ययन होता है इसके अंतर्गत, तो ऑप्शन ए। अब बाकी को ऑप्शन भी देख लेते हैं। संपूर्ण इकाइयों का अध्ययन किस में किया जाता है? इसका समष्टि में किया जाता है, समष्टि में इसका अध्ययन किया जाता है, और कुल राष्ट्रीय आय का ये भी समष्टि में किया जाता है। तो यहाँ सही आंसर जो है वो आपका वो हो जाएगा आपका कौन सा? विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का अध्ययन। तो यहाँ पे इसका सही आंसर आपका हो जाएगा विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का अध्ययन। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। जो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है उस केंद्रीय समस्या की पहचान कीजिए जो उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा से संबंधित है। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले तो केंद्रीय समस्या को समझना है कि केंद्रीय समस्या कौन सी होती है। तो अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्याएं होती हैं वो कितनी होती हैं? 3 होती हैं, जिसमें पहली कौन सी है? पहली समस्या होती है आपकी कि क्या उत्पादन किया जाए, और दूसरी समस्या होती है कैसे उत्पादन किया जाए, और तीसरी समस्या होती है किसके लिए उत्पादन किया जाए। अब यहाँ तीनों ही समस्याएं आपको दी हैं, और क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि उस समस्या को बताइए जो समस्या क्या है आपकी वस्तुओं की मात्रा से संबंधित होती है। तो यहाँ पे जो मात्रा से संबंधित होती है वो होती है आपकी क्या उत्पादन किया जाए। यानी क्या उत्पादन किए में क्लियर होता है कि आप क्या क्या उत्पादन करेंगे, ये क्या है? वस्तु की मात्रा से संबंधित होती है। नेक्स्ट है समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है। तो यहाँ पे समष्टि अर्थशास्त्र के संबंध की बात की गई है। तो देखो, व्यक्तिगत मात्राओं से, व्यक्तिगत उत्पादन से, सामूहिक मात्राओं से, उपर्युक्त सभी से। तो समष्टि का मतलब क्या होता है? सामूहिक। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में सामाजिक हित एवं कल्याण को महत्व दिया जाता है। तो यहाँ पे देखो, आपको अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ मैं थोड़ा सा डिटेल आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था होती है वो आपकी 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो जो पहली आपकी अर्थव्यवस्था होती है वो होती है आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था।
दूसरी अर्थव्यवस्था जो होती है वो होती है आपकी समाजवादी, और तीसरी जो होती है वो होती है आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पे जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है इसमें क्या होता है कि उत्पादन के साधनों का स्वामित्व किसके पास होता है? निजी क्षेत्रों के पास होता है। सामाजिक में होता है आपका सरकार के पास, और मिश्रित में होता है कुछ क्षेत्रों का निजी के पास और कुछ क्षेत्रों का सामाजिक के पास। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या पूछा है आपसे? सामाजिक हित एवं कल्याण को महत्व दिया जाता है, तो ये दिया जाता है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक हित और कल्याण को महत्व दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा। अब यहाँ गलती से कुछ लोग सोचेंगे, किसी के मन में ख्याल आएगा, सॉरी तो यहाँ पूंजीवादी नहीं होगा, यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा समाजवादी। वो गलती से पूंजीवादी लगा दिया, पूंजीवादी तो निजी क्षेत्रों के लिए होता है, तो समाजवादी। अब किसी किसी के मन में सवाल आएगा कि ये तो मिश्रित अर्थव्यवस्था भी हो सकता है। अब मिश्रित इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि मिश्रित में भी कल्याण किया जाता है और समाज का हित ध्यान रखा जाता है, लेकिन जब सामाजिक अर्थव्यवस्था या समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो उसकी तुलना में मिश्रित अर्थव्यवस्था में कम ध्यान दिया जाता है, इसमें ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, इसलिए आंसर सही हो जाएगा। पांचवा है, प्रोफेसर सैमुअल्सन ने निम्न में से किस समस्या को अर्थव्यवस्था की बुनियादी समस्या माना है? तो अर्थव्यवस्था की जो बुनियादी समस्या माना है उन्होंने माना है यहाँ पे किन वस्तुओं की मात्रा का उत्पादन किया जाए, यानी तीनों को उन्होंने समस्या माना है। पहली है क्या उत्पादन किया जाए, दूसरी है कैसे किया जाए, और तीसरी है किसके लिए किया जाए। तो तीनों ही किसने दी थी? ये प्रोफेसर सैमुअल्सन ने दी थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था में क्षेत्र होते हैं, तो अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र होते हैं? तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र जो होते हैं वो होते हैं आपके 3। अभी आपको बताया, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अर्थशास्त्र का विभाग नहीं है? अर्थशास्त्र का विभाग नहीं है, वो है आपका बजट। बजट जो है अर्थशास्त्र का विभाग नहीं है। फिर है सूक्ष्म, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र किस चीज़ का अध्ययन करता है? तो ये करता है विशिष्ट फर्मों का अध्ययन किया जाता है इसमें। बाकी राष्ट्रीय आय का समष्टि में होता है, कीमतों के स्तरों का वो भी राष्ट्र उसमें होता है समष्टि में। फिर बात करें व्यष्टि अर्थशास्त्र निम्न में से किस पर ध्यान नहीं देता है? तो दोस्तों जो व्यष्टि अर्थशास्त्र ध्यान नहीं देता है वो आपका जूट उद्योग पर ध्यान नहीं देता है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जूट उद्योग। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से क्या एक सकारात्मक अर्थशास्त्र का उदाहरण है? आपको सकारात्मक अर्थशास्त्र का यहाँ पे उदाहरण बताना है। तो सकारात्मक जो अर्थशास्त्र है आपका ये हो जाएगा आपका यहाँ पे कीमत वृद्धि में नियंत्रण के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम, ये भी सही है, ये भी सही है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, आय के आगमन वितरण में कमी। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन है, यह परिभाषा किसने दी थी? तो ये जो परिभाषा दी थी ये प्रोफेसर मार्शल के द्वारा परिभाषा दी गई थी, तो इसको आप ध्यान से देख लें। फिर नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो है, सर्वप्रथम सूक्ष्म शब्द का प्रयोग किस अर्थशास्त्री के द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे सूक्ष्म शब्द का प्रयोग किया गया था वो किया गया था रैगनर फ्रिस के द्वारा किया गया था, तो यहाँ पे डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्यष्टि अर्थशास्त्र का दोष है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के दोष की बात की जा रही है। तो देखो, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ज्ञान नहीं, बिल्कुल सही, पहला दोष तो यही है, क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र एक फर्म का अध्ययन किया जाता है इसमें, यानी विशिष्ट फर्मों का। अब संपूर्ण का तो ज्ञान होगा ही नहीं इससे, समूह पर लागू नहीं होती है, ये भी इसका दोष है, और अवास्तविक मान्यता, ये भी इसका दोष है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? तो काला बाजारी आपकी आर्थिक क्रिया नहीं। आर्थिक क्रिया मतलब ऐसी क्रियाएं जिससे धन कमाया जाता है। अब यहाँ काला बाजारी जो है वो आर्थिक क्रिया नहीं है। काला बाजारी क्यों आर्थिक क्रिया नहीं है? क्योंकि काला बाजारी जो है उसको आर्थिक क्रिया माना ही नहीं जाता, वो क्या है आपका एक फ्रॉड है।
नेक्स्ट इसके बाद अर्थशास्त्र की प्रकृति है। तो अर्थशास्त्र की जो प्रकृति होती है वो कला भी होता है और विज्ञान भी होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कला और विज्ञान दोनों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को संतुष्टि करने के लिए वस्तुएं खरीदता है तो वह कहलाता है। जब आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए करता है वो क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है। और जो बेचने के लिए करता है वो होता है सेवा प्रदाता, और जो बनाता है वो होता है उत्पादक। फिर इसके बाद ये जो बाकी के क्वेश्चन है ये आपको देख लेने हैं, है ना। जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र कीमत यंत्र है, समझाइए, ये सब आप देख लेना। यहाँ पे हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे। फिर नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन की बात करें, यानी दूसरे चैप्टर की बात करें, तो दूसरा चैप्टर है आपका उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। इसमें देखिए, इसमें आपका जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे वो आएंगे 3। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपके 3 क्वेश्चन आने हैं ऑब्जेक्टिव। फिर इसके बाद 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा इससे, और 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। और दोस्तों यहाँ पे 4 नंबर का जो एक क्वेश्चन है मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो शायद आपका 100% आएगा, यानी उसके 99% चांस है कि वो क्वेश्चन आएगा, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस कहता है। तो यहाँ बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है आपके पास कीमत अनुपात, यानी PX और PY। देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको पहले तो समझना है बच्चों की PX क्या होता है। तो बच्चों जो आपका PX है ये है प्राइस ऑफ कॉमोडिटी X, यानी X वस्तु की कीमत, और PY है Y वस्तु की कीमत। यानी PX और PY क्या सूचित करता है ये आपको बताना है। तो होता क्या है कि देखो, आपने ग्राफ देखा होगा PX और PY, तो यहाँ पे X वस्तु की कीमत दर्शाई जाती है, यहाँ पे Y। ये आपका क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है बजट रेखा। क्या दर्शाता है? बजट रेखा दर्शाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, इसका ढाल सूचित करता है, तो आपका सूचित करता है, ये करता है आपका, सॉरी दोस्तों यहाँ पे आपका ये बजट रेखा नहीं होगा, इसका होगा बजट रेखा और कीमत रेखा, दोनों चीज़ें सूचित करता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो जो अगला क्वेश्चन है आपका वो है उदासीनता वक्र का नीचे की ओर ढाल समुचित करता है। यानी जो आपका इंडिफरेंस कर्व होता है, इस तरीके से इंडिफरेंस कर्व होता है, उसका ढाल नीचे की ओर होने का क्या कारण है, यानी वो क्यों नीचे की ओर दिखाई देता है। तो जो उदासीनता वक्र है वो नीचे की ओर जाने का सबसे बड़ा उसका कारण होता है ऋणात्मक ढाल उसका प्रदर्शित करता है कि उसका ढाल कैसा है, ऋणात्मक है, घटती दर प्रकृति का है। सीमांत उपयोगिता हो सकती है, तो सीमांत उपयोगिता आपकी जो है वो धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और शून्यक भी हो सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी सीमांत उपयोगिता जो है वो आपकी क्या हो सकती है? तीनों प्रकृति की हो सकती है। आपने डायग्राम में भी देखा होगा कि इस तरीके से आपका डायग्राम होता है और जो सीमांत उपयोगिता है वो इस तरीके से जाती है और यहाँ पे क्या है, माइनस में चली जाती है। मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो आपकी माइनस में चली जाती है। और थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बताना चाहूँगा कि जहाँ पे सीमांत उपयोगिता आपकी ज़ीरो होती है वहाँ पे आपकी जो टोटल उपयोगिता है वो कैसी होती है? हाईएस्ट होती है, यानी टॉप पे होती है। अब या फिर आप कह सकते हो स्थिर होती है। यानी जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है तो आपकी टोटल यूटिलिटी यानी कुल उपयोगिता है वो अधिकतम होती है। जब आपकी सीमांत उपयोगिता बढ़ती है तब आपकी कुल उपयोगिता तेजी से बढ़ती है। जब सीमांत उपयोगिता घटती है तो आपकी कुल उपयोगिता घटती दर से बढ़ती है, यानी धीरे धीरे बढ़ती है। और जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। सीमांत उपयोगिता माइनस हो जाती है तो कुल उपयोगिता क्या होने लगती है? घटने लगती है। तो ये वाला डायग्राम जो है आपको याद रख लेना है, ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके बाद बात करें सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपको बताना है कौन सा कथन इनमें से सत्य नहीं है। तो देखो यहाँ पे पहला है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता कैसी होती है? अधिकतम होती है। दूसरा है आपका
ये अभी हमने बताया आपको, शून्य होती है तो कैसी होती है, ये अधिकतम होती है, ये बात सही है। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता गिरने लगती है, बिल्कुल सही है। जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तब कुल उपयोगिता क्या होती है, बढ़ती है, बिल्कुल सही है। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता बढ़ती है, ये बात गलत है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर देखिए यहाँ पे, ये जो डायग्राम हमने बनाया है यहाँ पे, ये इस पे आपको पूरा आंसर मिल जाएगा। फिर है उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है। जब उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है, यानी अधिकतम स्तर, यानी अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है, तो सीमांत उपयोगिता कैसी होती है, तो देखो कहाँ पे होती है, शून्य होती है। भाई जब कुल उपयोगिता अधिकतम होगी तभी ये शून्य होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका शून्य। क्या हो जाएगा आपका, शून्य। नेक्स्ट, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का आधार होता है। तो सीमांत उपयोगिता नियम के ह्रास का जो आधार होता है वो होता है आपका मांग का नियम। नेक्स्ट है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता कैसी होती है। दोस्तों यहाँ पे घटने लगती है, बिल्कुल नहीं, घटती नहीं है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, घटती है क्या, जब ये शून्य होती है तब ये क्या होती है, या तो अधिक होती है या फिर स्थिर दर से बढ़ती है। तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा आपका, स्थिर हो जाती है। नेक्स्ट है, उपभोग की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को कहा जाता है अतिरिक्त इकाई। तो आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, सीमांत उपयोगिता क्या होता है, सीमांत उपयोगिता होता है, मार्जिनल यूटिलिटी होता है TUN, और ये क्या होता है TUN-1, यानी कुल उपयोगिता में जो एक अतिरिक्त वृद्धि होती है वो सीमांत उपयोगिता कहलाती है। तो यही है आपका आंसर। फिर है, उपयोगिता को परोक्ष रूप में से मापा जाता है, मुद्रा द्वारा, इकाइयों द्वारा, यानी उपयोगिता को किस माध्यम से मापा जाता है, तो उपयोगिता को मुद्रा के द्वारा मापा जाता है जनरली। फिर सीमांत उपयोगिता है कुल घटती औसत उपयोगिता, कुल बढ़ती औसत उपयोगिता, कुल उपयोगिता में वृद्धि, कुल उपयोगिता का इकाइयों की संख्या में भाग। तो ये हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पे कुल उपयोगिता में वृद्धि हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको बच्चों जो भी क्वेश्चन में डाउट हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में हमें बता देना, तो हम उस क्वेश्चन को अगली वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे आपको, ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो। यानी ऑब्जेक्टिव में 32 मार्क्स के जो ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं उसमें से एक भी मार्क्स आपका कटना नहीं चाहिए। अब यहाँ बात करते हैं, उदासीनता वक्र विश्लेषण द्वारा निम्न में से कौन सी स्थिति उपभोक्ता संतुलन की है। तो यहाँ पे उपभोक्ता संतुलन की स्थिति की बात की गई है। तो उपभोक्ता संतुलन की स्थिति है आपकी जहाँ पे आपका MRS XY बराबर होगा PX/PY के। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। फिर है, सुरेश द्वारा सेब की 6वीं इकाई प्राप्त कुल उपयोगिता 300 इकाई है और 7वीं इकाई में प्राप्त सीमांत उपयोगिता कितनी है, 30 इकाई है। तो कुल उपयोगिता 7वीं इकाई तक कितनी होगी, यानी आपकी 7वीं इकाई तक पूछा गया है। तो भाई देखो यहाँ 6वीं इकाई में प्राप्त कुल उपयोगिता कितनी है, 300, तो 300 तो उसे पहले ही प्राप्त हो गई। फिर 7वीं इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता, सीमांत मतलब 6वीं से 7वीं की तरफ जाने पे उसकी इकाई कितनी थी, उपयोगिता 30 थी। तो टोटल उपयोगिता कितनी हो गई, प्लस 30 और, तो उसकी टोटल उपयोगिता हो गई 330। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 330। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होगा यदि सीमांत उपयोगिता वस्तु के लिए कैसी हो, समान हो। तो एक उपयोगिता समान हो तो इसका हो जाएगा वस्तु की कीमत। क्या वस्तु की कीमत समान हो तभी ये चीज़ संभव होगी। नेक्स्ट है, उपभोक्ता संतुलन स्थिति में उस बिंदु पर होता है जब बजट रेखा कैसी होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे उदासीन वक्र की कैसे हो, लंबवत हो। नेक्स्ट, MUY यानी सीमांत उपयोगिता किस 20 है, Y वस्तु की, और X वस्तु की सीमांत उपयोगिता 60 है। तो Y वस्तु की 4 रुपये है कीमत और X वस्तु की कीमत कितनी है,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 12। अब देखो ये 12 कैसे हुआ, देखो यहाँ पे आपको समझना है इसको, यहाँ पे हम समझा देते हैं। फॉर्मूला हमारा होता है कि MU(x/MU(y) बराबर होता है PX और PY के। इस फॉर्मूले में आप इसको रख दोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, निकल के आ जाएगा। जैसे MU(x) कितना दिया है आपको 60, MU(y) कितना दिया है, कलर चेंज कर लेते हैं, MU(y) दिया है आपको 20 बराबर, और कीमत क्या दी है, y वस्तु की कीमत है, तो y वस्तु की कीमत नीचे लिखना है 4 रुपये। x वस्तु की कीमत हमें नहीं पता तो उसको x ले लो, इसको इधर इंटू कर दो, इसको इधर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये हो जाएगा 60 × 4/20, तो ये हो जाएगा 3 और 4 तिया 12, तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, 12 रुपये आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उदासीनता वक्र सदैव होता है। तो दोस्तों जो उदासीनता वक्र होता है बच्चों, वो आपका होता है मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। फिर है दो वस्तुओं के बीच विनिमय दर उदासीनता वक्र विश्लेषण से दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है, तो ये आपका दर्शाता है कीमत रेखा को दर्शाता है। नेक्स्ट उदासीनता वक्र का ढाल दर्शाता है ह्रासमान को दर्शाता है, कीमत अनुपात को दर्शाता है, तो ये आपका दर्शाता है ह्रासमान यानी घटती हुई दर को दर्शाता है। फिर नेक्स्ट है, यदि एक उपभोक्ता अपनी बजट रेखा के नीचे है तब वह, जब उपभोक्ता आपका बजट रेखा के नीचे होता है तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं वह अपनी कुल आय को खर्च नहीं कर रहा है। यानी वो क्या कह रहा है आपसे कह रहा है कि एक उपभोक्ता अपनी बजट रेखा से नीचे है। बजट रेखा से नीचे मतलब ये मान लीजिए आपकी बजट रेखा है, अगर उपभोक्ता आपकी बजट रेखा से यहाँ पे है तो बजट रेखा क्या डिसाइड करती है कि यहाँ से यहाँ तक, यानी आपका जो खर्च है वो बजट रेखा पे आपका जो इनकम है वो खर्च क्या है, इनकम और खर्च दोनों बराबर, यानी जितनी आपकी इनकम है आप उसका पूरा पैसा आप खर्च कर रहे हो। लेकिन यदि उपभोक्ता उससे पहले है तो इसका मतलब क्या है, वो अपनी आय को पूरा खर्च नहीं कर पा रहा है, तो पूरा खर्च नहीं कर पा रहा है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है उदासीनता मैप दर्शाता है, यानी जो उदासीनता वक्र है वो क्या दर्शाता है, तो उदासीनता वक्र आपको दर्शाता है, उदासीनता मैप उदासीनता वक्र का पूरा क्या होता है, परिवार होता है। फिर उपयोगिता आम तौर पर संबंधित है, तो उपयोगिता जो आपकी संबंधित होती है वो होती है आपकी संतुष्टि से। उपयोगिता हमेशा संतुष्टि से संबंधित होती है। फिर है जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता, तो आपको पहले ही बताया था क्या होती है, 0 होती है। फिर है एक उपभोक्ता संतुलन में है तब सीमांत उपयोगिताएं हैं, यानी उपभोक्ता जब है संतुलन में होता है तब सीमांत उपयोगिताओं के साथ क्या घटना घटती है, तो सीमांत उपयोगिताएं कैसी होती है, बराबर होती हैं। खालिस्तान की वजह से एक उपभोक्ता का खर्च प्रतिबंधित रहता है, यानी किस चीज़ की वजह से उसका जो खर्च है वो कैसा है, प्रतिबंधित रहता है। तो सिंपल सी बात है, उसका जो बजट है उसी से प्रतिबंधित रहता है। अगर बजट उसका 10 रुपये का है तो वो 11 रुपये खर्च नहीं कर सकता है। फिर है निम्न में से कौन सी वस्तु पूरक वस्तु है, तो आपको पहले तो समझ में आना चाहिए पूरक वस्तु क्या होती है। पूरक वस्तु होती है जैसे कार और पेट्रोल, यानी अगर आप कार खरीदोगे तो इसके लिए पूरक वस्तु क्या हो जाएगी, पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल के बिना आप कार नहीं चला सकते हो। तो यहाँ पे देखो चाय और कॉफ़ी, ये क्या है, आपकी पूरक वस्तु नहीं है, ये आपकी सब्स्टिट्यूट गुड है। यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है कि स्थानापन्न वस्तुएं। अगर घर में चाय खत्म हो गई तो कॉफ़ी का इस्तेमाल कर लो, कोका कोला नहीं मिला दुकान पे तो आप पेप्सी खरीद लेते हो, चावल नहीं मिला तो आप क्या बना लेते हो, गेहूं का आटे की रोटी बना लेते हो। तो यहाँ पे कोई भी वस्तु जो आपकी है पूरक वस्तु नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। फिर है सामान्य वस्तु की मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने पर क्या होती है, तो सामान्य वस्तु की मांग जब उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो उसकी मांग भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, लोग खरीदना ज़्यादा कर देते हैं। फिर है स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि से होता है, जब स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि से हो जाता है तो उसकी मांग में क्या हो जाती है,
मांग में विस्तार हो जाता है। क्या हो जाता है? उसकी मांग में विस्तार हो जाता है। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? 27 रुपये का विस्तार हो जाएगा। तो ऑप्शन बी विस्तार। देखो, स्थानापन्न वस्तु की कीमत में सॉरी दोस्तों, विस्तार नहीं होगा, इसमें क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगी। नेक्स्ट, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने पर कार की मांग वक्र खिसक जाती है। तो जब पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है तो कार का जो मांग वक्र खिसकता है वो आपका खिसक जाता है, ऊपर की ओर खिसक जाता है। फिर किसी वस्तु की मांग वक्र खींची जाती है इस मान्यता में कि, तो मांग वक्र खींचने की आपको यहाँ पे मान्यता लिखनी है। तो मांग वक्र को जो खींचा जाता है उसकी जो मान्यता होती है वो होती है आपकी यहाँ पे स्थानापन्न वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये मान्यता पहले होती है, ये भी होती है, ये भी होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही, तीनों मान्यताएं आपकी होती हैं। फिर है, इनमें से कौन सी वस्तु स्थानापन्न वस्तु का उदाहरण नहीं है? स्थानापन्न वस्तु का उदाहरण नहीं है। तो उदाहरण देखो, चाय और कॉफ़ी तो स्थानापन्न वस्तु है, कोका कोला और पेप्सी भी है। स्याही का पेन और बाल पेन, ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के स्थानापन्न वस्तु हैं। लेकिन ब्रेड तथा बटर ये स्थानापन्न वस्तुएं नहीं है, ये क्या है? आपकी पूरक वस्तुएं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रेड तथा बटर। ध्यान रखना है, स्याही का पेन या बाल पेन। भाई स्याही का पेन खत्म हो गया घर में तो आप बाल पेन इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट, मांग का नियम कहता है वस्तु की कीमत तथा उसकी मांग मात्रा में संबंध होता है। तो मांग का नियम में जो उन दोनों के बीच में संबंध होता है वो कैसा होता है? विपरीत होता है। यानी जब आप उसकी कीमत बढ़ाते हो तो मांग कम हो जाती है। फिर मांग के विस्तार से आशय है। तो दोस्तों यह मांग के विस्तार से जो आपका आशय है वो है यहाँ पे मांग वक्र का नीचे की ओर खिसक जाना क्या होता है? उसका विस्तार होता है। फिर है, व्यक्तिगत मांग का निर्धारण होता है। तो जो व्यक्तिगत मांग का निर्धारण होता है वो होता है आपका जनसंख्या के आकार एवं संरचना द्वारा, बिल्कुल नहीं। बस जलवायु मौसम के द्वारा, बिल्कुल नहीं। आय के वितरण के द्वारा, बिल्कुल नहीं। यानी इसका आंसर हो जाएगा इनमें से किसी के द्वारा नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मांग अनुसूची का प्रभाव मांग वक्र पर क्या होगा? अब मांग का प्रभाव बता रहे हैं। तो देखो यहाँ कीमत आपकी जो पहले 20 रुपये थी, अब कीमत आपकी वैसी की वैसी ही रही और मांग की इकाइयाँ क्या हो गई? आपकी घट गई। तो इसे हम क्या कहते हैं? जब कीमत में हम परिवर्तन ना करें, कीमत में कोई भी चेंज ना करें और आपकी मांग की क्या हो जाए? कम हो जाए, तो इसे कहते हैं मांग में कमी। क्या कहते हैं इसे? मांग में कमी। तो इसका सही, जब मांग में कमी होगी तो मांग वक्र आपका कहाँ हो जाएगा? देखो इस स्थिति में अब डायग्राम हम आपको बना के दिखा देते हैं। तो जब कीमत आपकी सेम होती है, कीमत में कोई बदलाव नहीं किया आपने, तो ये होता है आपका मांग वक्र, ये होता है आपका प्राइस। जब आपने प्राइस में कोई चेंज नहीं किया, यहाँ मांग वक्र है, और आपकी मांग घट गई। पहले आपकी मांग यहाँ पे क्यू हो रही थी, अब मांग घट जाएगी तो इधर खिसक जाएगा, तो मांग वक्र क्या हो जाएगा? बाईं ओर खिसक जाएगा। तो मांग वक्र कहाँ खिसक जाएगा? बाईं ओर। नेक्स्ट है, मांग के विस्तार का कारण है। तो मांग के जो विस्तार का जो सबसे बड़ा कारण है वो है कीमत। तो यहाँ देखो, दी गई वस्तु की कीमत ऊंची हो जाना, बिल्कुल सही। दी गई वस्तु की कीमत गिर जाना, ये नहीं। स्थानापन्न वस्तु की कीमत ऊंची हो जाना, ये भी नहीं। और पूरक वस्तु की मांग गिर जाना, ये भी नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? दी गई वस्तु की कीमत ऊंची हो जाना। फिर नेक्स्ट है, किसी वस्तु की मांग में विचरण शामिल है। तो किसी वस्तु की मांग के विचरण में शामिल है वो है आपका उपरोक्त सभी। कीमत भी होती है, समय अवधि भी होती है, वस्तु की मात्रा भी होती है। फिर है आपका उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है हालांकि वस्तु की मांग वक्र चली जाए। तो उपभोक्ता की जब आय बढ़ जाती है तो उसका क्या प्रभाव होता है? तो जब उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो वो कहाँ की तरह? मांग वक्र जो है आपका बाईं ओर खिसक जाता है, क्योंकि जब उसकी इनकम बढ़ जाएगी तो मांग वक्र चला जाता है। तो उपभोक्ता की जब आय बढ़ जाएगी, तो आप खुद सोचो, जब उपभोक्ता की आय बढ़ जाएगी तो वो वस्तुओं को ज़्यादा खरीदेगा, तो मांग वक्र दाईं ओर खिसकेगा। यहाँ पे सॉरी, ये सी नहीं होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट है, यदि एक्स वस्तु की कीमत गिर जाने पर वाई वस्तु की कीमत ऊंची चली जाए तो दोनों वस्तुएं होती हैं। तो एक्स वस्तु की कीमत कम हो गई और जिससे वाई वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी? बढ़ जाए, तो दोनों वस्तुएं होती हैं। तो ऐसी स्थिति में जब दोनों वस्तुओं को देखा जाता है तो दोनों वस्तुएं कैसी होती? स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं। नेक्स्ट है, यदि वाई वस्तु की कीमत ऊंची हो जाने पर एक्स वस्तु की कीमत भी ऊंची चली जाए तो इसे हम क्या कहते हैं? पूरक वस्तुएं कहते हैं।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? पूरक वस्तुएं। तो यहाँ पे हो जाएगी आपकी स्थानापन्न वस्तुएं, ये भी होती हैं। नेक्स्ट है, यदि एक्स वस्तु की कीमत ऊंची हो जाने पर उसकी मांग में परिवर्तन नहीं हो तो इसे कहेंगे। यानी एक्स वस्तु की कीमत में ऊंची हो जाने पर उसकी मांग में परिवर्तन ना हो तो ऐसी स्थिति को हम कहेंगे, ये हो जाएगी आपकी पूर्णता वेलोचिदार होती है, तभी तो उस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर इसके बाद एक वस्तु की मांग डी से डी डैश हो जाती है तो कहा जाएगा, जब यहाँ से यहाँ पहुँच जाती है तो इसे कहा जाएगा मांग में वृद्धि। मांग में वृद्धि कहा जाएगा। अब कीमत में, वस्तु की कीमत में गिरावट तो नहीं हुई, वस्तु की कीमत ऊंची हो जाना नहीं हुई, क्योंकि जब मांग में वृद्धि की बात होती है तो कीमत में कोई चेंज नहीं होता है। तो स्थानापन्न वस्तु की कीमत ऊंची हो जाना ये हो सकती है। स्थानापन्न वस्तु की कीमत जब बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिक जो दूसरी वस्तु है वो खरीदी जानी चालू हो जाएगी, तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक वस्तु की मांग की लोच ऊंची नहीं होगी जब वह, तो ऊंची नहीं होगी जब वह क्रेताओं के लिए कैसी हो? आवश्यक हो। नेक्स्ट है, किसी वस्तु की मांग कम लोचदार होगी, तो किसी वस्तु की मांग कम लोचदार तब होती है जब प्रतिशत परिवर्तन ज़्यादा होता है प्रतिशत परिवर्तन मांग की मात्रा से। निम्न में लोचदार मांग वाली वस्तु कौन सी है? तो लोचदार मांग वाली वस्तु एयर कंडीशनर है। दवाइयाँ आपकी इसेंशियल चीज़ें हैं, इनकी मांग लोचदार नहीं होती है। माचिस की भी नहीं होती और किताबों की भी नहीं होती है। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु की मांग कीमत लोच इकाई से कम है तो कीमत में कमी होगी, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मांग की मात्रा में वृद्धि या वृद्धि से अधिक अनुपात में कमी होगी। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु की मांग धनवान उपभोक्ता द्वारा की जाती है तो सामान्यतः इसकी मांग होगी। जब किसी वस्तु की मांग धनवान व्यक्ति द्वारा की जाती है तो इसकी क्या होगी? अधिक लोचदार होती है, क्योंकि ज़्यादातर वो विलासिता से संबंधित चीज़ों की ही डिमांड करेगा। फिर नेक्स्ट है, एक मध्यम स्तर के रेस्टोरेंट में भोजन की मांग लोचदार होती है। यदि रेस्टोरेंट का संचालक कीमत बढ़ाने का विचार रखता है तो परिणाम हो सकता है, तो इसका परिणाम हो सकता है भोजन की मांग मात्रा में अधिक कमी आ जाएगी। नेक्स्ट है, गिफिन वस्तुएं किस प्रकार की वस्तुएं होती है? तो गिफिन वस्तुएं दोस्तों घटिया वस्तुएं होती हैं। कौन सी होती हैं? घटिया वस्तुएं, यानी कम क्वालिटी वाली, तो इसका आंसर हो जाएगा निकृष्ट वस्तुएं। नेक्स्ट है, स्याही के मूल्य में वृद्धि पेन की मांग में खालिस्तान होगी। यानी जब स्याही के मूल्य में वृद्धि हो जाएगी तो पेन के साथ क्या घटना घटेगी? तो पेन की मांग में क्या होगी? कमी होगी। फिर मांग वक्र का ढाल सामान्यतः कैसा होता है? तो मांग वक्र का ढाल बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है, बिल्कुल सही है। फिर उपभोक्ता क्रमवाचक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो उपभोक्ता क्रमवाचक सिद्धांत जो प्रस्तुत किया हिक्स तथा एलन ने इसको परिभाषित किया था। तो ये थे दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों हमने यहाँ पे आपको करा दिए हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन से क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से पढ़ने हैं। तो इस चैप्टर से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक तो पढ़ लेना उपयोगिता की परिभाषित, और जो 4 नंबर का क्वेश्चन है इसमें से मैं आपको बता देता हूँ कि मांग के नियम का महत्व, मांग के नियम की रेखा चित्र की सहायता से व्याख्या। ये बहुत ही खास क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से देख के जाना है। और इसके अलावा आपको जो क्वेश्चन देखना है वो देखना है मांग के लोच के प्रकार। ये बहुत ही खास क्वेश्चन है, इन तीनों में से एक ना एक क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका तीसरा चैप्टर। तो दोस्तों वीडियो हो रही है बहुत ज़्यादा लंबी, इस कारण से तीसरे चैप्टर को हम अगली वीडियो में रखेंगे और बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में कवर अप कर देंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो जाए। जय हिंद, थैंक यू।